जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है बीजे ऑनलाइन क्लासेस में। तो गाइज देखिए, यानी कि कक्षा 11 की ज्योग्राफी भूगोल का 4th चैप्टर आपका आज इस वीडियो में फिनिश हो जाएगा। ठीक है गाइज, तो देखते हैं। आज का टॉपिक है मानसून के निर्वर्तन की ऋतु, यानी कि जलवायु। चैप्टर चल रहा है 4। ठीक है गाइज, फिर इस चैप्टर के आपको क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। तो गाइज देखते हैं, जो ऑल बोर्ड एग्ज़ाम, ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम, ऑल यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम, ऑल एंट्रेंस प्रवेश परीक्षा, आईएएस, पीसीएस, यूपीएससी, लॉर्ड सबऑर्डिनेट, रेलवे, समूह ग, ग्रुप डी, ग्रुप सी, कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी के लिए ऑल इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चन आंसर, महत्वपूर्ण टॉपिक्स। तो गाइज देखते हैं। अक्टूबर और गाइज, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाल बटन पर बटन दबाएं, फिर उसको बेल आइकन दबाएं गाइज, ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी सारी वीडियो के आपको सबसे पहले मिल सकें। ठीक है गाइज, वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें। उसमें कोई कमियां हैं तो कमेंट के माध्यम से आप मुझे बताएं गाइज। आपके कमेंट मुझे प्रिय हैं, आप कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा दिल आपके लिए बहुत धन्यवाद कहता है और दिल से आपके लिए बहुत ही सारी ढेर सारी शुभकामनाएं निकलती हैं। तो गाइज आप कमेंट करिए प्लीज़ गाइज, कोई भी कमी है आप मुझे बताइए। ठीक है गाइज, तो चलते हैं, देखते हैं गाइज। अक्टूबर और नवंबर के महीने को मानसून के निर्वर्तन की ऋतु कहा जाता है। सितंबर के अंत में सूर्य के दक्षिणायन होने की स्थिति में, यानी कि सितंबर के अंत में जो सूर्य है तो दक्षिणायन होने की स्थिति में गंगा के मैदान पर स्थित वायुदाब की द्रोणी भी दक्षिण की ओर खिसकना आरंभ कर देती है। यानी कि सितंबर में सूरज जो है दक्षिणायन हो जाता है। इससे दक्षिण पश्चिमी मानसून कमज़ोर पड़ने लगता है और जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून होता है वो कमज़ोर पड़ने लगता है। ठीक है गाइज, आगे देखते हैं। मानसून सितंबर के पहले सप्ताह में पश्चिमी राजस्थान से लौटता है। इस महीने के अंत तक मानसून राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी गंगा मैदान तथा मध्यवर्ती उच्च भूमियों से लौट चुकी होती है। अक्टूबर के आरंभ में बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों में स्थित हो जाता है तथा नवंबर के शुरू में यह कर्नाटक और तमिलनाडु की ओर बढ़ जाता है। ठीक है गाइज, आगे देखते हैं। दिसंबर के मध्य तक निम्न वायुदाब का केंद्र प्रायद्वीप से पूरी तरह से हट चुका होता है। ठीक है गाइज, मानसून के निर्वर्तन की ऋतु में आकाश स्वच्छ हो जाता है और तापमान बढ़ने लगता है। जमीन में अभी भी नमी होती है और जमीन में क्या होती है? नमी। उच्च तापमान और आर्द्रता की दशाओं में मौसम कष्टकारी हो जाता है। आमतौर पर इसे कार्तिक मास की ऊष्मा कहा जाता है। अक्टूबर माह के उत्तरार्ध में तापमान तेजी से गिरने लगता है। तापमान में यह गिरावट उत्तरी भारत में विशेष तौर पर देखी जाती है। मानसून के निर्वर्तन की ऋतु में मौसम उत्तरी भारत में सूखा होता है, जबकि प्रायद्वीप के पूर्वी भागों में वर्षा होती है। यहाँ अक्टूबर और नवंबर वर्ष के सबसे अधिक वर्षा वाले महीने होते हैं। इस ऋतु की व्यापक वर्षा का संबंध चक्रवातीय अपदाबों के मार्गों से है, जो अंडमान समुद्र में पैदा होते हैं और दक्षिणी प्रायद्वीप के पूर्वी तट को पार करते हैं।
ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात अत्यंत विनाशकारी होते हैं। गोदावरी उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात होते हैं अत्यंत विनाशकारी होते हैं। तो गाइस क्वेश्चन आ सकता है, यानी कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं अत्यंत विनाशकारी, निम्न विनाशकारी और बिल्कुल ही शांत। तो ऐसे 4 ऑप्शन बन जाएंगे। एग्जामिनर आपको डीपली पूछ ले, कहाँ से पूछ लें कोई पता नहीं है, तो इसलिए हमें बहुत डीपली समझना चाहिए और पढ़ना चाहिए गाइज। अपने नोट्स खुद तैयार करने चाहिए गाइज, उससे हमारी हैंड राइटिंग प्लस मेमोरी पावर बढ़ती है। ठीक है गाइज। गोदावरी और कृष्णा यानी कि आपकी वर्ड पावर मेमोरी पावर बढ़ती है। गोदावरी कृष्णा अन्य नदियों के घने बसे डेल्टाई प्रदेश इन तूफानों के शिकार बनते हैं। हर साल चक्रवातों से यहाँ आपदा आती है। जब चक्रवात आते हैं तो यहाँ क्या आती है गाइज? आपदा। कुछ अब देखते हैं। भारत यानी कि भारत का मैप है, तो भारत वार्षिक वर्षा का वितरण। ठीक है गाइज, तो देखते हैं। तो देखिए आपको एक इंडेक्स मिलेगी, ये आपको जो है इंडिया के मैप में इंडेक्स दिखाई गई है। तो वर्षा सेंटीमीटर में, यानी कि जहाँ डार्क है तो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। ये देखते हैं जब हमारा जो मानसून कोरोमंडल तट से यहाँ से अरब सागर से चलता है तो ये श्रीलंका यानी कि केरल सबसे पहले केरल में प्रवेश करता है 1 जून को। तो केरल में ये कोरोमंडल तट पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है गाइज। लक्षद्वीप में और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी सबसे ज़्यादा बारिश होती है। और केरल तट पर बारिश होते होते मानसून आगे को बढ़ता जाता है उत्तरी भारत को, और धीरे धीरे ये कमज़ोर पड़ता जाता है। ठीक है गाइज। तो देखते हैं फिर 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर, 50 से 100 सेंटीमीटर और 50 से कम जहाँ टिकली है बिंदु है 50 से कम सेंटीमीटर बारिश होती है। तो गाइज ये स्केल होता है, इसको ध्यान रखेंगे, आप भी आप बना सकते हैं। तो देखिए ये हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान, चीन, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, चीन की बीजिंग, तिब्बत भी हमारा पड़ोसी देश है, भूटान जिसकी राजधानी थिम्पू है। ठीक है गाइज। नेपाल ये काठमांडू। आगे देखते हैं। अब ये आप देख रहे हैं साइड में गाइज, तो यहाँ जो है मेघालय, ये मेघालय यहाँ गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियाँ भी हैं, जो देश की यानी कि सबसे ज़्यादा बारिश वर्ल्ड की संसार की चेरापूंजी में, और वर्तमान में क्या है मोसिन राम जो स्थान है वो गारो खासी जयंतियाँ 3 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो तीनों पहाड़ियों से जो घिरा है उनमें जो है इन पहाड़ियों के घिरने के कारण ही सबसे ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है गाइज। आगे देखते हैं। कर्क रेखा हमारे भारत के बीचों बीच से गुजरती है। ये अरब सागर है। ठीक है गाइज। ये बंगाल की खाड़ी है, म्यांमार तट रेखा है, मन्नार की खाड़ी है। ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं कहाँ कितनी बारिश होती है, तो स्केल से अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है गाइज। लक्षद्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। आगे देखते हैं। महासागर श्रीलंका ये हमारा पड़ोसी देश है। ठीक है। भारत वार्षिक वर्षा का वितरण है। नेक्स्ट देखिए मैप आगे है, भारत वार्षिक वर्षा की परिवर्तिता देखते हैं गाइज। तो परिवर्तिता होती क्या है उसको समझते हैं। मैंने आपको पड़ोसी देश बताई दिए हैं। तो परिवर्तिता का देखिए इंडेक्स देख लेते हैं। बंगाल की खाड़ी, वे ऑफ बंगाल, परिवर्तिता प्रतिशत 60% से ज़्यादा बारिश होती है, परिवर्तित होती है। 30% से 7% के बीच में, 15% से 30% के बीच में, 15% से कम। ठीक है गाइज। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत। अब आगे देखते हैं। तो गाइज ये भारत के मैप में आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि इसमें जो है जो मैप दिखाई दे रहा है इसमें अलग अलग आप देख सकते हैं। ठीक है। कहाँ कितने परसेंटेज वितरण है। तो यहाँ सबसे ज़्यादा अधिक परसेंटेज है बारिश का, जहाँ काला 60 से ज़्यादा % में बारिश होती है, यानी कि परिवर्तिता प्रतिशत में यहाँ ज़्यादा परिवर्तन होते हैं, चेंज होते हैं। ठीक है गाइज। आगे चलते हैं। चक्रवातीय तूफान पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश और म्यांमार के तट से भी टकराते हैं।
कोरोमंडल तट पर होने वाली अधिकांश वर्षा इन्हीं अपवादों और चक्रवातों से प्राप्त होती है। ऐसे चक्रवातीय तूफान अरब सागर में कम उठते हैं। कहाँ उठते हैं? अरब सागर में कम उठते हैं। ठीक है गाइस, तो चक्रवातीय तूफान क्वेश्चन आता है कहाँ कम उठते हैं, तो आप राइट आंसर लगाएंगे अरब सागर। ठीक है, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, काला सागर, लाल सागर। तो यानी कि चक्रवातीय तूफान सबसे कम कहाँ उठते हैं? तो कहाँ उठते हैं? अरब सागर में। ठीक है गाइज, तो ध्यान रखेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, भारत की परंपरागत ऋतुएं। तो भारत की परंपरागत ऋतुएं देखते हैं गाइज। भारत की परंपरागत ऋतुएं। भारतीय परंपरा के अनुसार वर्ष को द्विमासिक 6 ऋतुओं में बांटा जाता है। उत्तरी और मध्य भारत में लोगों द्वारा अपनाए जाने वाले इस ऋतु चक्र का आधार उनका अपना अनुभव और मौसम के घटक का प्राचीन काल से है चला आया ज्ञान है। लेकिन ऋतुओं की यह व्यवस्था दक्षिण भारत की ऋतुओं से मेल नहीं खाती, जहाँ ऋतुओं में थोड़ी भिन्नता पाई जाती है। ऋतु भारतीय कैलेंडर के अनुसार महीने और ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार महीने। तो देखिए, ग्रेगोरियन कैलेंडर यानी कि हम अंग्रेजी के अनुसार भी कहते हैं तो बसंत, चैत बैसाख। जब चैत बैसाख आता है तो उसे बसंत ऋतु कहते हैं। ठीक है गाइस, मार्च से अप्रैल तक चलती है। आगे देखते हैं ग्रीष्म ऋतु। तो ज्येष्ठ आषाढ़ कहते हैं, यानी कि ग्रीष्म ऋतु जो होती है हमारी, ग्रीष्म ऋतु ज्येष्ठ और आषाढ़ तक भारतीय कैलेंडर के अनुसार, मई जून तक। वर्षा श्रावण भाद्र जुलाई अगस्त, यानी कि वर्षा का जो काल होता है, ऋतु होती है, जुलाई अगस्त होती है। शरद आश्विन कार्तिक सितंबर अक्टूबर। हेमंत मार्गशीर्ष पौष नवंबर से दिसंबर। शिशिर माघ फाल्गुन, यानी कि शिशिर जो ऋतु होती है माघ फाल्गुन। वर्षा का वितरण। तो वर्षा का वितरण देखते हैं गाइज। भारत में औसत वार्षिक वर्षा लगभग 125 सेंटीमीटर है, लेकिन इनमें क्षेत्रीय विभिन्नताएं पाई जाती हैं। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, अधिक वर्षा पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट, यानी कि अधिक वर्षा कहाँ होती है? पश्चिमी जो तट है, पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्व के उप हिमालय क्षेत्र, मेघालय की पहाड़ियों पर होती है। यहाँ वर्षा 200 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है। खासी और जैंतिया की जो पहाड़ियाँ हैं, खासी जैंतिया पहाड़ियों के कुछ भागों में वर्षा 100 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है। ठीक है गाइज, ब्रह्मपुत्र घाटी तथा निकटवर्ती पहाड़ियों पर वर्षा 200 सेंटीमीटर से भी कम होती है। आगे देखते हैं मध्यम वर्षा के क्षेत्र। गुजरात के दक्षिणी भाग, पूर्वी तमिलनाडु, ओडिशा सहित उत्तर पूर्वी प्रायद्वीप, झारखंड, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, उप हिमालय के साथ संलग्न हैं। गंगा का उत्तरी मैदान, इनकी गंगा का उत्तरी मैदान कछार घाटी, मणिपुर में वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है। न्यून वर्षा के क्षेत्र देखते हैं गाइज। न्यून
न्यून वर्षा के क्षेत्र पश्चिमी न्यून वर्षा के क्षेत्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू व कश्मीर, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, दक्कन के पठार पर वर्षा 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। आगे देखते हैं। अपर्याप्त वर्षा के क्षेत्र प्रायद्वीप के कुछ भागों, विशेष और रूप से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में, लद्दाख, पश्चिमी राजस्थान के अधिकतर भागों में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। ठीक है गाइज। क्वेश्चन आता है 50 सेंटीमीटर से अधिक कम वर्षा कहाँ होती है? तो कहाँ होती है? राजस्थान में। ठीक है गाइज। हिमपात हिमालयी क्षेत्रों तक सीमित रहता है, और जो हिमपात होता है हिमित मतलब बर्फ, तो जो बर्फ गिरती है वो हिमालयी उच्च क्षेत्रों पर ही गिरती है। मानचित्र का अवलोकन करते हुए वर्षा के प्रकार पहचानिए प्रारूप। ठीक है गाइज, आगे देखते हैं। वर्षा की परिवर्तिता। भारत की वर्षा का एक विशिष्ट लक्षण उसकी परिवर्तिता है। वर्षा की परिवर्तिता को अभिकलित निम्नलिखित सूत्र भारत की वर्षा एक विशिष्ट लक्षण उसकी परिवर्तिता है। वर्षा की परिवर्तन को अभिकल्पित निम्नलिखित सूत्र से किया जाता है। तो देखते हैं फॉर्मूला। विचरण गुणांक बराबर मानक विचलन ओब्लिक माध्य गुणा 100। विचरण गुणांक का मान वर्षा के माध्य मान से हुए विचलन को दिखाता है। ठीक है गाइज, आगे देखते हैं। कुछ स्थानों की वार्षिक वर्षा में 200 से 20 से 50% तक विचलन हो जाता है। विचरण गुणांक के मान भारत में वर्षा की परिवर्तिता को प्रदर्शित करते हैं। तो गाइस देखते हैं। 25% से कम परिवर्तिता पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्वी प्रायद्वीप, गंगा के पूर्वी मैदान, उत्तर पूर्वी भारत, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर के दक्षिणी पश्चिमी भाग में पाई जाती है। इन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है। 50% से अधिक परिवर्तितता राजस्थान के पश्चिमी भाग, जम्मू कश्मीर के उत्तरी भागों, दक्कन के पठार के आंतरिक भागों में पाई जाती है। इन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। भारत के शेष भागों में परिवर्तिता 25 से 50% तक होती है। ठीक है गाइज, आगे देखते हैं। इन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। आगे देखते हैं। आप चित्र में देख सकते हैं 4.12 में। नेक्स्ट आगे देखते हैं गाइज। भारत के जलवायु प्रदेश। अब हम भारत के जलवायु प्रदेशों के बारे में पढ़ेंगे। तो भारत की जलवायु मानसून प्रकार की है। अब गाइज क्वेश्चन आता है आपका, भारत की जलवायु किस प्रकार की है? तो आप टिक लगाएंगे। भारत की जलवायु गर्म है, शुष्क है, या दोनों हैं, या मानसूनी प्रकार की है? तो राइट आंसर आप टिक करेंगे। भारत की जलवायु मानसूनी प्रकार की है। तथापि मौसम के तत्वों के मेल से अनेक क्षेत्रीय विभिन्नताएं प्रदर्शित होती हैं। यानी कि क्षेत्रीय विभिन्नताएं प्रदर्शित होती हैं गाइज। यानी कि क्षेत्र में बोलियां, भाषाएं, यानी कि कदम कदम पे
एक कोस पे बदले पानी और 2 कोस पे बदले वाणी। यह आपने कहावत सुनी होगी गाइज। यानी कि कोस कोस पे पानी बदल जाता है और 2-3 किलोमीटर पर भाषाएं चेंज हो जाती हैं। ठीक है गाइज, आप देखते हैं स्थानीय भाषाएं भी अलग अलग होती हैं, जलवायु के उप प्रकारों में देखी जा सकती है। जलवायु भी भिन्न भिन्न होती है, कहीं आम होता है, कहीं आम होता नहीं है, कहीं जो है बेर होते हैं, कहीं सेब होता है। आप देखते हैं लीची ज़्यादातर ठंडे प्रदेशों में होती है। तो ये सब काय का असर है गाइज, जलवायु का। इसे हम कहते हैं जलवायु क्लाइमेट का असर। इसी आधार पर जलवायु प्रदेश पहचाने जा सकते हैं। एक जलवायु प्रदेश में जलवायवी दशाओं की समरूपता होती है, जो जलवायु के कारकों के संयुक्त प्रभाव से उत्पन्न होती है। यानी कि उनका जो संयुक्त प्रभाव होता है उत्पन्न होती है। तापमान और वर्षा जलवायु के 2 महत्वपूर्ण तत्व हैं, जिन्हें जलवायु वर्गीकरण की सभी पद्धतियों में निर्णायक माना जाता है। तथापि जलवायु का वर्गीकरण एक जटिल प्रक्रिया है। जलवायु के वर्गीकरण की अनेक पद्धतियां हैं। कोपेन की पद्धति पर आधारित भारत की जलवायु के प्रमुख प्रकारों का वर्णन अग्रलिखित है। तो गाइस देखते हैं। कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण का आधार तापमान तथा वर्षा के मासिक मानकों को रखा है। उन्होंने जलवायु के 5 प्रकार माने हैं। गाइस क्वेश्चन आ सकता है आपका एग्जाम में, कोपेन ने जलवायु को कितने वर्गीकरण में बांटा है। यानी कि कोपेन के अनुसार जलवायु को कितने भागों में बांटा गया है। तो कोपेन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू कोपेन, के जलवायु को वर्गीकरण जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो 5 प्रकार माने गए हैं। यानी कि 5 आएगा, 6 आएगा, 7, 8, इस टाइप से 4 ऑप्शन बनेंगे। तो गाइज आपको 5 ही ध्यान रखना है और राइट आंसर पर टिक लगाना है, बाकी आपने छोड़ देने हैं। जिनके नाम है, नंबर 1 देखते हैं 5 प्रकार। उष्ण कटिबंधीय जलवायु, जहाँ सारा साल औसत मासिक तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रहता है। आगे देखते हैं। शुष्क जलवायु, नंबर 2 देखते हैं। शुष्क जलवायु, जहाँ तापमान की तुलना में वर्षण बहुत कम होता है, इसलिए शुष्क है। शुष्कता कम होने पर यह अर्ध शुष्क मरुस्थल एस कहलाता है। शुष्कता अधिक है तो यह मरुस्थल डब्लू होता है। नेक्स्ट देखते हैं गर्म जलवायु। यानी कि गर्म जलवायु, जहाँ सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस और -3 डिग्री सेल्सियस हो बीच रहता है। नंबर 4 है गाइज हिम जलवायु, जहाँ सबसे गर्म महीने का औसत तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक और सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान -4 डिग्री सेंटीग्रेड उससे भी नीचे पहुंच जाता है। नंबर 5 देखते हैं गाइज बर्फीली जलवायु, जहाँ सबसे गर्म महीने का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम हो रहता है। कोपेन ने जलवायु प्रकारों को व्यक्त करने के लिए वर्णन संकेतों का प्रयोग किया है, जैसे कि ऊपर बताया गया है। वर्षा तथा तापमान के वितरण प्रतिरूप में मौसमी विभिन्नता के आधार पर प्रत्येक प्रकार को उप प्रकारों में बांटा गया है। मौसमी विभिन्नता के आधार पर प्रत्येक प्रकार को उप प्रकारों में बांटा गया है। कोपेन ने अंग्रेजी के बड़े वर्ण एस को अर्ध मरुस्थल के लिए,
और डब्लू को यानी कि एस को अर्ध मरुस्थल के लिए लैंग्वेज में नोट किया है गाइज, ठीक है। डब्लू को मरुस्थल के लिए, डब्लू को मरुस्थल के लिए क्या है। इसी प्रकार उप विभागों को व्यक्त करने के लिए अंग्रेजी के निम्नलिखित छोटे वर्णों का प्रयोग किया गया है, जैसे एफ पर्याप्त वर्षण, एम शुष्क मानसून होते हुए भी वर्षा वन, डब्लू शुष्क शीत वर्षा ऋतु, एच शुष्क एच शुष्क और गर्म है, सी 4 महीने से कम अवधि में औसत तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, ठीक है गाइज। आगे देखते हैं। स्मॉल एच शुष्क और गर्म का, स्मॉल सी 4 महीने से कम अवधि में औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक, स्मॉल जी गंगा का मैदान। इस प्रकार भारत को 8 जलवायु प्रदेशों में बांटा जा सकता है, ठीक है गाइज। तो भारत को कोपेन ने 8 जलवायु प्रदेशों में बांटा है। क्वेश्चन आएगा गाइज, भारत को कोपेन ने कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा है। 6, 7, 8, 10, यानी कि 4 ऑप्शन आपके सामने मिलेंगे। तो कोपेन ने भारत को 8 जलवायु प्रदेशों में बांटा है, ठीक है गाइज। आगे देखते हैं। मानसून और भारत का आर्थिक जीवन। मानसून वह धुरी है जिस पर समस्त भारत का जीवन चक्र घूमता है, क्योंकि भारत की 64% जनता भरण पोषण के लिए खेती पर निर्भर रहती है, जो मुख्यतः दक्षिणी पश्चिमी मानसून पर आधारित है। नंबर 2, हिमालयी प्रदेशों के अतिरिक्त शेष भारत में वर्ष भर यथेष्ट गर्मी रहती है, जिससे सारा साल खेती की जा सकती है। नंबर 3, मानसून जलवायु की क्षेत्रीय विभिन्नता नाना प्रकार की फसलों को उगाने में सहायक है। नंबर 4 है वर्षा की परिवर्तनीयता के देश के कुछ भागों में सूखा अथवा बाढ़ का कारण बनती है। नंबर 4 है भारत में कृषि की समृद्धि वर्षा के सही समय पर आने वाले उसके पर्याप्त वितरित होने पर निर्भर करती है। यदि विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां सिंचाई के साधन विकसित नहीं है, ठीक है गाइज। आगे देखते हैं। नंबर 6, मानसून का अचानक प्रस्फुट प्रदेश के व्यापक क्षेत्रों में मृदा अपरदन की समस्या उत्पन्न कर देता है। नंबर 7 है उत्तर भारत में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों द्वारा होने वाली शीतकालीन वर्षा रबी की फसलों के लिए अत्यंत लाभकारी नंबर 8 देखते हैं। भारत की जलवायु की क्षेत्रीय विभिन्नता भोजन, वस्त्र और आवासों की विविधता में उजागर होती है, ठीक है गाइज। जलवायु प्रदेश कोपेन की योजना के अनुसार। तो देखते हैं।
ई यानी कि ई प्रकार के जो जलवायु प्रदेश हैं उनको ध्रुवीय प्रदेश कहा गया है। VSHW स्टेपी गर्म स्थलु, DFC लघु ग्रीष्म ठंडी आर्द्रता ऋतु वाला। गर्म मरुस्थल प्रदेश यानी कि राजस्थान, ठीक है। शुष्क शीत वाला मानसूनी प्रकार CWH। आगे देखते हैं भूमध्य रेखा, VSHW अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु, AW उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रदेश, ठीक है गाइज। बंगाल की खाड़ी AS शुष्क ग्रीष्म, लघु शुष्क वाला मानसूनी प्रकार अरब सागर। आगे देखते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ठीक है गाइज, देखते हैं कोपेन के अनुसार जलवायु प्रदेशों को 8 भागों में बांटा गया है। जलवायु के प्रकार कोपेन की योजना के अनुसार भारत के जलवायु प्रदेश क्षेत्र देखते हैं। AMW लघु शुष्क ऋतु वाला मानसून प्रकार दक्षिण गोवा के दक्षिण में भारत का पश्चिमी तट। AS शुष्क ऋतु ग्रीष्म ऋतु वाला मानसून प्रकार तमिलनाडु का कोरोमंडल तट। AW उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रकार कर्क वृत्त के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार का अधिकतर भाग। BSHW अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु उत्तर पश्चिमी गुजरात, पश्चिम राजस्थान, पंजाब के कुछ भाग। गर्म मरुस्थल BWHW राजस्थान का सबसे पश्चिमी भाग। CWG शुष्क शीत ऋतु वाला मानसून प्रकार गंगा का मैदान पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तरी पूर्वी भारत का अधिकतर प्रदेश। DFC लघु ग्रीष्म तथा ठंडी आर्द्र शीत ऋतु वाला प्रदेश जलवायु अरुणाचल प्रदेश। ई ध्रुवीय प्रकार जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, झारखंड। भूमंडलीय तापमान, नेक्स्ट देखते हैं भूमंडलीय तापमान। आप जानते हैं भूमंडलीय तापमान, आप जानते हैं कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। यानी कि गाइज हम सब जानते हैं कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है और प्रकृति जब चाहेगी तो हम सबको तहस नहस कर देगी। जैसे आपने गाइज पिरले देखी होगी, कहाँ आई थी? केदारनाथ में। 5 मिनट में पल झपकते ही सब कुछ ख़त्म हो गया, जो घूमने गए थे वो भी ख़त्म और बहुत सारी उसमें पॉपुलेशन ख़त्म हुई। भूतकाल में जलवायु में भी भूमंडलीय व स्थानीय स्तर पर परिवर्तन हुए हैं। जलवायु परिवर्तन आज भी हो रहे हैं, ठीक है गाइज। तो मैं आपको बीच बीच में कहता रहता हूँ जलवायु परिवर्तन हम मानव ही जिम्मेदार हैं। जितने बड़े लोग होते हैं वो ही यानी कि ज़्यादा पैसे वाले होते हैं, वो पर्यावरण को ख़राब कर रहे हैं। यानी कि डिस्पोजल गिलास, पॉलीथीन सबसे ज़्यादा यूज करते हैं, ठीक है गाइज। और गाइज सबसे ज़्यादा AC मिलेंगी, हीटर, फ्रीज, गीजर, यानी कि सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम उनके घर में मिलेंगे जो सबसे ज़्यादा CFC निकाल रहे हैं, ठीक है गाइज। और ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आगे चलिए गाइज, देखते हैं परिवर्तन अगोचर है और जो परिवर्तन होता है वो हमें दिखाई नहीं देता है। अनेक भूवैज्ञानिक साक्ष्य बताते हैं कि एक समय पृथ्वी का विशाल भाग बर्फ से ढक चुके थे। देखें भौतिक भूगोल के आधार पर नाम पुस्तक का अध्याय 2 भूवैज्ञानिक समय मापक। औद्योगिकरण उद्योग का बढ़ना, वायुमंडल में प्रदूषणकारी गैसों की वृद्धि,
जैसे मानवीय क्रियाएं भी महत्वपूर्ण उत्तरदायी कारक हैं। भूमंडलीय तापमान की चर्चा करते हुए अपने हरित गृह कार्य विश्व के तापमान में काफ़ी वृद्धि हो रही है, और जो वर्ल्ड यानी कि विश्व के तापमान में काफ़ी वृद्धि हो रही है। गाइस ध्यान रखेंगे, मैं आपसे बार बार कहता हूँ, मानवीय क्रियाओं द्वारा उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि जो मानवीय क्रियाएं हैं उनसे हम कार्बन डाइऑक्साइड मोनोऑक्साइड की वृद्धि चिंता का मुख्य कारण है। ठीक है गाइज, यानी कि CO2 जीवाश्म ईंधनों के जलने से वायुमंडल में इस गैस की मात्रा क्रमशः बढ़ रही है। कुछ अन्य गैसें जैसे मीथेन गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड वायुमंडल में अल्प मात्रा में विद्यमान है। ठीक है गाइज, इन्हें कार्बन डाइऑक्साइड को हरित गृह गैस कहते हैं। ठीक है गाइज, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम हरित गृह गैस कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में अन्य 4 गैसें दीर्घ तरंगी विकिरण कर ज़्यादा अच्छी तरह से अवशोषण करती हैं, इसलिए हरित गृह प्रभाव को बढ़ाने में उनका अधिक योगदान है। इन्हीं के प्रभाव से पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। ठीक है गाइज, आगे देखते हैं। विगत 150 वर्षों में पृथ्वी की सतह का औसत वार्षिक तापमान बढ़ा है, यानी कि 150 वर्षों में 150। ठीक है, ऐसा अनुमान है कि सन 2000 यानी कि 2100 में भूमंडलीय तापमान में लगभग 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो जाएगी। तापमान की वृद्धि से कई अन्य परिवर्तन भी होंगे। ठीक है गाइज, तो कई अन्य परिवर्तन भी होंगे। इनमें से एक है गर्मी के कारण हिमानियों और समुद्री बर्फ के पिघलने से समुद्र तल का ऊंचा होना। प्रचलित पूर्वानुमान के अनुसार औसत समुद्र तल 21वीं शताब्दी के अंत तक 48 सेंटीमीटर ऊंचा हो जाएगा। इसके कारण यानी कि 21वीं शताब्दी के अंत तक, जो हमारी 21वीं शताब्दी चलेगी, तो 48 सेंटीमीटर समुद्र तल ऊंचा उठ जाएगा। तो क्वेश्चन आएगा गाइज ऑल कंपटीशन ऑल एग्जाम में, यानी कि समुद्र तल 21वीं शताब्दी के अंत तक कितना सेंटीमीटर उठेगा या उठ जाएगा। तो 48 सेंटीमीटर आप ध्यान रखेंगे। इसके कारण प्राकृतिक बाढ़ों की संख्या बढ़ जाएगी। जलवायु परिवर्तन से मलेरिया जैसी कीटजन्य बीमारियां बढ़ जाएंगी, और जलवायु परिवर्तन से ही गाइस सबसे ज़्यादा मलेरिया कीटजन्य बीमारियां बढ़ जाएंगी। साथ ही वर्तमान जलवायु सीमाएं भी बदल जाएंगी, जिसके कारण कुछ भाग कुछ अधिक जल सिंचित, वेट अधिक शुष्क हो जाएंगे। कृषि के प्रतिरूप बदल जाएंगे, और कृषि के जो प्रतिरूप हैं वो भी सब धीरे धीरे बदल जाएंगे। जनसंख्या पारितंत्र में भी परिवर्तन होंगे। ठीक है गाइज, यानी कि सभी चीज़ में परिवर्तन होंगे। तो गाइज प्लीज़ ज़रा सोचिए, आप सब सोचिए, हम सब सोचेंगे, और ख़ासकर जिनके पास पैसा ज़्यादा है, जो रिच फैमिली से हैं, ठीक है गाइज, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सोचें, पर्यावरण को ज़्यादा न बिगाड़ें। मैंने देखा है दीपावली में भी सबसे ज़्यादा पटाखे वही लोग छोड़ते हैं, 10-10 हज़ार के पटाखों में आग लगा देते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड ओजोन परत को लेयर को नुकसान पहुंचाते हैं। हम दूसरों से कहते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए, पहले खुद रोकिए, खुद पहल कीजिए। ठीक है गाइज, पटाखे कम से कम फोड़ने चाहिए दीपावली या कोई भी उत्सव हो। बहुत ही ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जहरीली गैसें निकलती हैं। यदि आज का समुद्र तल 50 सेंटीमीटर ऊंचा हो जाए तो भारत के तटवर्ती क्षेत्रों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो गाइस ज़रा सोचिए प्लीज़, रात को सोचिए, दिन में सोचिए, बैठिए, आने वाली पीढ़ी भविष्य का क्या होगा। तो गाइज आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें। चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन सबसे जल्दी मिले। और गाइज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। गाइज आपके कमेंट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, प्रिय लगते हैं।
गाइज मैं मेहनत करूँगा दिल से, आप कमेंट करते रहेंगे तो मैं बहुत ही मेहनत करूँगा, अच्छी से अच्छी आपको नॉलेज देने की कोशिश करूँगा। ठीक है गाइज, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और एनवायरनमेंट को बनाए रखें, आप सभी से हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है। मैं भी प्रकृतिवादी और नेचर के करीब रहने वाला ह्यूमन बीइंग्स ठीक हूँ, एक यूट्यूबर हूँ, एक टीचर्स हूँ, एक अन्य वर्कर भी हूँ। तो वर्कर की पीड़ा भी जानता हूँ, सबकी पीड़ा जानता हूँ। तो गाइज प्लीज़ ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।